नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करें और हमारी पुरानी वीडियोस देखें। आज अपन डिस्कस करेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें सबसे पहले अपन देखते हैं इंडेक्स में सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन विच इज़ ऑन स्लाइड नंबर 4, upper respiratory system which is on slide number 8 to 17, lungs which is on slide number 19 to 27, gas exchange which is on slide number 28 to 30, next mechanics of breathing which is on slide number 31 to 39, next respiratory sound which is on slide number 40, next external respiration which is on slide number 41 to 43, next internal respiration which is on slide number 44 to 48, next factor influencing respiratory rate and depth which is on slide number 50 to 52, next muscle of respiration which is on slide number 53 to 58, and next muscle of expiration which is on slide number 59 to 60. अब स्टार्ट करते हैं अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम की कौन कौन से जो ऑर्गन्स होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो सबसे पहले नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड एल्वेलाई, ये जो होते हैं अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम की रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसका क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले ओवरसीज गैस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और अपने ब्लड के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसी को जो है वो अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस विद इन द एल्यूलाई, और जो गैसेस CO2 और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो अपनी एल्यूलाई के अंदर होता है। पासवेज टू द लंग्स प्योरीफाई, वार्म एंड ह्यूमिडिफाई द इनकमिंग एयर। जो पासवे होता है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वो क्या करता है, जो एयर होता है उसको प्योरीफाई करने का काम करता है, उसको वार्म करने का काम करता है और उसको ह्यूमिडिफाई करने का काम करता है पासवे। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे नोज़ के बारे में। द ओनली एक्सटर्नली विजिबल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नोज जो होता है वो सिंगल ऐसा पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो कि अपने को एक्सटर्नली विजिबल होता है। एयर एंटर द नोज थ्रू द एक्सटर्नल लेयर्स। एयर जो होती है वो नोज़ के अंदर एंटर करती है, जो एक्सटर्नल लेयर्स होते हैं उनकी थ्रू एयर जो है वो नोज़ के अंदर एंटर करती है। द इंटीरियर ऑफ द नोज कंसिस्ट ऑफ नेजल कैविटी डिवाइड बाई ए नेजल सेप्टम। जो नोज़ होता है वो दो कैविटी के अंदर डिवाइड होता है, दो नेजल कैविटी होती है जिनको डिवाइड करने के लिए एक नेजल सेप्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, nasal cavity. Olfactory receptors are located in the mucosa of the superior surface. जो अपना nasal cavity का जो superior surface होता है, superior border होता है, वहाँ पे olfactory receptors present होते हैं। ये जो olfactory receptors होते हैं वो sense of smell के लिए responsible होते हैं। The rest of the cavity is lined with respiratory mucosa. जो बाकी की जो cavity होती है उसके अंदर respiratory mucosal layer जो होती है उसकी lining होती है। मोइस्टन एयर ट्रैप इनकमिंग फॉरेन पार्टिकल। और जो म्यूकोसा लेयर होती है वो एयर को मॉइस्ट करने का काम करती है, और एयर के अंदर अगर कोई डर्ट पार्टिकल्स, अगर फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको ट्रैप करने और कलेक्ट करने का काम करती है। एनाटॉमी ऑफ द नेजल कैविटी, जिसके अंदर लेटरल वॉल हैव प्रोजेक्शन कॉल्ड कॉनकीज। जो लेटरल वॉल्स होती है नेजल कैविटी की, जो लेटरल वॉल होती है उनके कुछ प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं और उन प्रोजेक्शंस को जो है वो अपन कॉनकी बोलते हैं। इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज एयर टर्बुलेंस विद इन द नेजल कैविटी। ये जो कॉनकी जो होते हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं। द नेजल कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम द ओरल कैविटी बाय द पैलेट। जो नेजल कैविटी है उसको ओरल कैविटी से डिवाइड किया गया है, सेपरेट किया गया है बाय द हेल्प ऑफ पैलेट। पैलेट जो होती है वो नेजल कैविटी को ओरल कैविटी से सेपरेट करने का काम करती है।
इसके अंदर जो है वो दो पैलेट होती है, एक होती है एंटीरियर हार्ड पैलेट और एक होती है पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट। दो पैलेट होती है, जो आगे की तरफ होती है उसको अपन हार्ड पैलेट बोलते हैं, और हार्ड पैलेट जो होती है वो बोन की बनी हुई होती है, और पोस्टीरियर जो सॉफ्ट पैलेट होती है वो मसल्स की बनी हुई होती है। पैरानेजल साइनसिस, अब जो होता है अपनी नेजल कैविटी के अंदर जो है वो अराउंड में पैरानेजल साइनसिस प्रेजेंट होते हैं। कैविटी विद इन बोन सराउंडिंग द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के सराउंडिंग में जो बोन होते हैं वो कुछ बोन्स होते हैं, वो कुछ कैविटी बनाने का काम करते हैं, उन्हीं को अपन पैरानेजल साइनसिस बोलते हैं। जैसे कि फ्रंटल बोन, स्फिनोइड बोन, इथेमोइड बोन, मैक्सिलरी बोन, ये जो बोन होते हैं वो पैरानेजल साइनसिस बनाने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच नर्व इज हेल्प इन द सेंस ऑफ स्मेल, कौन सी नर्व होती है जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? फर्स्ट ऑल्फैक्टरी नर्व, सेकंड गस्टेटरी नर्व, थर्ड फेशियल नर्व, एंड लास्ट वन इज ऑडिटरी नर्व, एंड द आंसर इज ऑल्फैक्टरी नर्व। नेक्स्ट, पैरानेजल साइनसिस, फंक्शन ऑफ द साइनसिस, लाइटन द स्कल, एक्ट एज ए रेजोनेंस चैम्बर फॉर स्पीच, produce mucus that drain into the nasal cavity, produce mucus that drain into nasal cavity। ये जो साइनस होते हैं वो स्कल को लाइट फील करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और स्पीच के लिए एक रेजोनेंस चैम्बर का काम करते हैं। उसके अलावा ये जो पैरानेजल साइनसिस होते हैं वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं जो कि नेजल कैविटी के अंदर ड्रेन होती है। नेक्स्ट जो अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है फेरिंग्स और थ्रोट। मस्कुलर पासेज फ्रॉम नेजल कैविटी टू लैरिंग्स, जो एक नोज से नेजल कैविटी से लेके लैरिंग्स के बीच में एक मस्कुलर पासेज होता है उसको अपन फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स के अंदर तीन रीजन प्रेजेंट होते हैं, एक नेजोफेरिंग्स होता है, एक ओरोफेरिंग्स होता है, एक लैरिंगोफेरिंग्स होता है। नेजोफेरिंग्स सुपीरियर रीजन बिहाइंड नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बिहाइंड में जो सुपीरियर रीजन होता है उसको उनको नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। ओरोफेरिंग्स मिडल रीजन बिहाइंड माउथ, माउथ के बिहाइंड में जो मिडल रीजन होता है उसको अपन ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। लैरिंगोफेरिंग्स इन्फीरियर रीजन अटैच टू द लैरिंग्स, जो इन्फीरियर पोर्शन जो होता है वो लैरिंग्स से अटैच रहता है उसको लैरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। द ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स आर कॉमन पासवे फॉर एयर एंड फूड, जो ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स जो होता है वो कॉमन पासवे होता है एयर के लिए और फूड की एंट्री के लिए। नेक्स्ट जो होता है वो होता है स्ट्रक्चर ऑफ द फेरिंग्स। ऑडिटरी ट्यूब्स एंटर द नेजोफेरिंग्स, ऑडिटरी ट्यूब्स जो होती हैं उन नेजोफेरिंग्स के अंदर एंटर होती हैं। टॉन्सिल्स ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंजियल टॉन्सिल इन द नेजोफेरिंग्स, इनको अपन एडेनोइड्स भी बोलते हैं। पैलेंटाइन टॉन्सिल्स इन द ओरोफेरिंग्स, लिंगुअल टॉन्सिल्स एट द बेस ऑफ द टंग। ऑडिटरी ट्यूब्स जो होती है वो एंटर होती है नेजोफेरिंग्स के अंदर, जो अपनी ऑडिटरी ट्यूब जिसको अपन यू स्टेशन ट्यूब भी बोलते हैं, यू स्टेशन ट्यूब जो होते हैं वो नेजोफेरिंग्स के अंदर एंटर होती है। टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं फेरिंग्स के, जिसमें सबसे पहला होता है फेरिंजियल टॉन्सिल जिनको अपन एडेनोइड्स के नाम से भी जानते हैं। फिर पैलेंटाइन टॉन्सिल होता है जो कि ओरोफेरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। लिंगुअल टॉन्सिल्स जो कि अपने टंग के बेस में जो टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं उनको अपन लिंगुअल टॉन्सिल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो अपना ऑर्गन होता है वो होता है लैरिंग्स जिसको अपन वॉइस बॉक्स बोलते हैं। रूट्स एयर एंड फूड इनटू प्रॉपर चैनल, लैरिंग्स जो होता है वो एयर के लिए और फूड की एंट्री के लिए एक प्रॉपर रूट प्रोवाइड करवाने का काम करता है। प्लेज ए रोल इन स्पीच, लैरिंग्स जो होता है वो स्पीच के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मेड ऑफ 8 रिजिड हाइलिन कार्टिलेज एंड स्पून शेप्ड फ्लैप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, जो लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स जो होता है वो 8 रिजिड हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ होता है। उसके अलावा एक स्पून शेप्ड जो फ्लैप इलास्टिक कार्टिलेज होता है, एपिग्लोटिस का बना हुआ होता है। वोकल कॉर्ड वाइब्रेट विद एक्सपेल्ड एयर टू क्रिएट साउंड, जो वोकल कॉर्ड होता है, वोकल कॉर्ड जो होता है वो एयर जो एंटर होती है उसको वाइब्रेट करता है जिससे साउंड है वो क्रिएट होती है। स्ट्रक्चर ऑफ द लैरिंग्स, स्ट्रक्चर ऑफ अगर लैरिंग्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले थायरॉइड कार्टिलेज, लार्जेस्ट हाइलिन कार्टिलेज प्रोट्रूड एंटीरियरली, जो थायरॉइड कार्टिलेज जो होता है वो लार्जेस्ट हाइलिन कार्टिलेज होता है, वो एंटीरियरली प्रोट्रूड होता है, इस वजह से उसको एडम्स एप्पल बोला जाता है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस जो होता है
सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स की जो सुपीरियर ओपनिंग होती है उसको एपिग्लोटिस बोला जाता है। रूट फूड टू द लैरिंग्स एंड एयर टुवर्ड द ट्रेकिया, ये जो होता है फूड को लैरिंग्स के तरफ ट्रांसफ़र करता है और जो एयर जो होता है उसको ट्रेकिया के अंदर ट्रांसफ़र करने का काम करता है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है ग्लोटिस ओपनिंग बिटवीन द वोकल कॉर्ड के बिटवीन में बीच में जो ओपनिंग प्रेजेंट होती है उसको अपन ग्लोटिस बोलते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो होता है अपना ट्रेकिया और विंड पाइप होता है। कनेक्ट लैरिंग्स विद ब्रोंकियाई, जो ट्रेकिया होता है वो लैरिंग्स को ब्रोंकियाई से कनेक्ट करने का काम करता है। लाइंड विद सीलिएटेड म्यूकोजा, जो ट्रेकिया होता है वो सीलिएटेड म्यूकोजा की लाइनिंग प्रेजेंट होती है, मतलब कि सीलिएटेड टिश्यू जो होते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं ट्रेकिया के अंदर। Breathe continuously in the opposite direction of incoming air. Expel mucus loaded with dust and debris away from the lungs. ये जो सीलेटेड म्यूकोसल लेयर होती है, सीलेटेड एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं वो म्यूकस सीक्रेट करते हैं। ये जो म्यूकस होती है एयर के साथ जितने भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह एंटर करते हैं उनको ट्रैप करने का काम करती है और उनको अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर निकालने का काम करती है। वॉल आर री इन्फोर्स्ड विद सी सेप हाइलिन कार्टिलेज, और वॉल जो होती है इसकी जो वॉल होती है वो सी सेप हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई होती है। अब आता है अपना प्राइमरी ब्रोंकाई फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ ट्रेकिया। प्राइमरी ब्रोंकाई जो होता है वो ट्रेकिया के डिवीजन से बनता है। एंटर द लंग इन एट द हाइलस, ये जो होता है हाइलस के लेवल पे लंग के अंदर एंटर करता है। राइट ब्रोंकस इज वाइडर शॉर्टर एंड स्ट्रेटर देन लेफ्ट, जो राइट ब्रोंकस होता है सबसे पहले ट्रेकिया जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, प्राइमरी ब्रोंकिया एंड सेकेंडरी ब्रोंकिया। तो जो राइट ब्रोंकस होता है वो वाइड होता है, शॉर्ट होता है और स्ट्रेट होता है एज कंपेरिजन टू द लेफ्ट ब्रोंकस के। ब्रोंकाई सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्रांचेस, ब्रोंकाई जो होती है वो आगे जाके स्मॉल और स्मॉल ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होती है। अब आता है लंग्स। ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द थोरेसिक कैविटी, लंग्स जो होते हैं वो अपने मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। लंग्स जो है वो मोस्ट ऑफ द थोरेसिक कैविटी को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करने का काम करते हैं। एपेक्स इज नियर द क्लेविकल सुपीरियर पोर्शन, एपेक्स जो होता है वो ऊपर होता है और जो बेस जो होता है वो नीचे होता है लंग्स के अंदर। ईच लंग इज डिवाइडेड इंटू 2 लोब्स बाई फीसर्स, लंग्स जो होता है ईच लंग जो होता है वो 2 लोब्स के अंदर डिवाइड किया गया है फीसर्स के थ्रू। फीसर्स एक सेप्टम का काम करता है जो कि लंग्स को लोब्स के अंदर डिवाइड करने का काम करता है। एक होता है लेफ्ट लंग और एक होता है राइट लंग। लेफ्ट लंग के अंदर जो है वो 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं और राइट लंग के अंदर जो है वो 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। कवरिंग ऑफ द लंग्स, अब सबसे पहले अपन देखेंगे कि कौन सी कवरिंग होती है जो कि अपने लंग्स, कौन सी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि अपने लंग्स को कवर करके रखती है। पल्मोनरी प्लूरा, सबसे पहले विजरल प्लूरा कवर द लंग सरफेस, जो पल्मोनरी प्लूरा जो है वो लेयर होती है जो कि अपने लंग्स को कवर करके रखने का काम करती है। पैराइटल प्लूरा लाइन द वॉल ऑफ द थोरेसिक कैविटी, पैराइटल लेयर जो होती है, पैराइटल प्लूरा जो लेयर होती है वो अपने लंग्स को क्या करती है, कवर करके रखने का काम करती है। प्लूरल फ्लूइड फिल्स द एरिया बिटवीन लेयर ऑफ प्लूरा टू अलाउ ग्लाइडिंग, अब क्या होता है कि जो अपने लंग्स होते हैं उसकी एक कवरिंग होती है जिसको अपन प्लूरा बोलते हैं। प्लूरा जो होता है वो 2 लेयर से बनी होती है, आउटर पैराइटल लेयर और इनर विजरल लेयर। ये दोनों लेयर जो होती है अपने लंग्स को कवर करके रखने का काम करती है। इन दोनों लंग्स के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको अपन प्लूरल स्पेस बोलते हैं। इस प्लूरल स्पेस के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये जो फ्लूइड होता है ग्लाइडिंग के टाइम पे जो है वो फ्रिक्शन से प्रिवेंट करने का काम करता है। पल्मोनरी विजरल प्लूरा कवर द लंग सरफेस, पैराइटल प्लूरा लाइन्स द वॉल ऑफ द थोरेसिक कैविटी, प्लूरल फ्लूइड फिल्स द एरिया बिटवीन लेयर्स ऑफ प्लूरा टू अलाउ ग्लाइडिंग। रेस्पिरेटरी ट्री डिवीजन करें तो सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकाई होता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई होता है, फिर टर्सरी ब्रोंकाई होता है, फिर ब्रोंक्यूल होते हैं, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल होते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं ब्रोंक्यूल्स के बारे में। स्मॉलेस्ट ब्रांचेज ऑफ द ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो ब्रोंकाई की सबसे स्मॉलेस्ट ब्रांच होते हैं। ऑल बट द स्मॉलेस्ट ब्रांचेज हैव रीइंफोर्सिंग कार्टिलेज, इनके अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड इन एल्यूलाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो होते हैं वो एल्यूलाई के लेवल पे जाके एंड हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी जोन,
स्ट्रक्चर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलार डक्ट और एल्वियोलाई। इसके अंदर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल होता है, फिर एल्वियोलार डक्ट होता है जो कि एल्वियोलाई के ऊपर प्रेजेंट होता है, और लास्ट में एल्वियोलाई होता है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई वो साइट होता है जहाँ पे CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। देखते हैं एल्वियोलाई के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई के अंदर एल्वियोलार डक्ट प्रेजेंट होती है, एल्वियोलार सैक होती है और एल्वियोलस प्रेजेंट होती है। गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस विद इन एल्वियोलाई इन द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। स्क्वेमस एपिथेलियम लाइनिंग एल्वियोलार वॉल्स कवर्ड विद पल्मोनरी कैपिलरीज ऑन एक्सटर्नल सरफेस। जो एल्वियोलाई जो होती है उनके एल्वियोलाई जो होती है वो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से कवर्ड रहती है, और एक्सटर्नली जो है वो पल्मोनरी कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। इन पल्मोनरी कैपिलरीज और एल्वियोलाई के बीच में जो है वो गैसेस का एक्सचेंज है वो टेक प्लेस होता है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। गैस एक्सचेंज। Gas crosses the respiratory membrane by diffusion. Oxygen enter the blood, carbon dioxide enter the alveoli, macrophages add protection, surfactant coat gas exposed alveolar surface। क्या होता है कि गैस एक्सचेंज कैसे होता है कि जो डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो लंग्स के अंदर ज़्यादा होती है, तो लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर मूव कर जाएगी, और ब्लड के अंदर CO2 ज़्यादा होता है तो CO2 जो है वो ब्लड से लंग्स के अंदर मूव कर जाएगा। और जो मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो मैक्रोफेजेस सेल्स होते हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। उसके अलावा सर्फेक्टेंट जो होता है वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 2, गैस एक्सचेंज टेक प्लेस विद इन द फर्स्ट एल्वियोलाई, सेकेंड ट्रेकिया, थर्ड ब्रोंक्यूल्स, फोर्थ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एंड द आंसर इज एल्वियोलाई। इवेंट ऑफ रेस्पिरेशन। इवेंट ऑफ रेस्पिरेशन, दो तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड एक्सटर्नल वेंटिलेशन। दो तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड एक्सटर्नल वेंटिलेशन। मूविंग एयर इन आउट ऑफ द लंग्स, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड एल्वियोलाई। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है, जो लंग्स और इन लंग्स के बीच में लंग्स के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसको अपन पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, पल्मोनरी ब्लड के अंदर और एल्वियोलाई के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसको अपन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेटरी गैस ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ब्लड स्ट्रीम। रेस्पिरेटरी गैस ट्रांसपोर्ट वो होता है मतलब कि ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट होना ब्लड के थ्रू जो है वो रेस्पिरेटरी गैस ट्रांसपोर्ट कहलाता है। इंटरनल रेस्पिरेशन, गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल्स इन सिस्टमिक कैपिलरीज। क्या होता है, ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोला जाता है। इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर जो है सेल और ब्लड स्ट्रीम के बीच में एक्सचेंज होता है। ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है सेल के अंदर, और सेल के अंदर जो CO2 प्रोड्यूस्ड रहती है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है, मूव हो जाती है ब्लड के अंदर। इसको अपन इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। Mechanics of breathing or pulmonary ventilation. Mechanical process depend on volume change in the thoracic cavity. Volume change lead to pressure changes which lead to equalized pressure of flow of gases. Two phases, inspiration and expiration. Inspiration, flow of air into lungs, and expiration, air leaving the lung. दो फेज होती हैं, एक इंस्पिरेशन की और एक एक्सपिरेशन की। इंस्पिरेशन के अंदर जो एयर होती है वो लंग्स से बाहर फ्लो करती है, और एक्सपिरेशन के अंदर इंस्पिरेशन के अंदर जो एयर होती है वो लंग्स के अंदर फ्लो करती है, और एक्सपिरेशन के अंदर जो CO2 होती है वो लंग्स से इन्वायरमेंट के अंदर फ्लो करती है। फर्स्ट, इंस्पिरेशन। Diaphragm and intercostal muscles contract, the size of thoracic cavity increase, external air is pulled into the lungs due to increase in intrapulmonary volume। क्या होता है कि जैसे ही इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है कि जो एक्सटर्नल एयर होती है वो पुल्ड होती है लंग्स के अंदर, तो उसकी वजह से इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है। डायफ्राम और जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, और थोरेसिक कैविटी का जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट में क्या होता है, पैसिव प्रोसेस डिपेंडेंट अपॉन नेचुरल लंग इलास्टिसिटी।
muscle relax, air is pushed out of the lungs. Forced expiration can occur mostly by contracting internal intercostal muscle to depress the rib cage. इसके अंदर क्या होता है, एक्सपीरेशन के टाइम पे जैसे ही जो CO2 होती है, एयर होती है, वो लंग्स से बाहर एक्सपेल्ड आउट होती है, तो मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं. फोर्सफुल एक्सपीरेशन के टाइम पे जो है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाया जाता है, जिससे रिब केज जो है वो डिप्रेस हो जाता है. Pressure differences in the thoracic cavity. Normal pressure within the pleural space is always negative. Intrapleural space हमेशा जो प्रेशर जो होता है प्लूरल स्पेस के अंदर जो प्रेशर होता है वो हमेशा नेगेटिव प्रेशर होता है. डिफरेंसेस इन लंग एंड प्लूरल स्पेस प्रेशर कीप लंग्स फ्रॉम कोलैप्सिंग. ये जो डिफरेंस होता है प्रेशर के बीच में वो लंग्स को कोलैप्स होने से बचाने का काम करता है. No respiratory air movement caused by reflexes or voluntary actions. Example: coughing, sneezing, लाफिंग, क्राइंग, याविंग और हिकअप्स. इस टाइम पे क्या होता है, रेस्पिरेटरी एयर मूवमेंट्स क्या होती हैं, स्टॉप हो जाती हैं. ये वॉलेंट्री एक्शंस की वजह से, वॉलेंट्री एक्शंस के टाइम पे जो है वो रेस्पिरेटरी एयर मूवमेंट स्टॉप हो जाती है, जैसे कफिंग के टाइम, स्नीजिंग के टाइम, लाफिंग के टाइम, क्राइंग, याविंग और हिकअप्स के टाइम. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़. Normal breathing moves about 500 ml of air with each breath tidal volume. Many factors that affect respiratory capacity. नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम जो होती है वो 500 ml होती है. मतलब कि नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पे जो 500 ml ऑफ एयर जो होती है वो लंग्स के अंदर एंटर होती है. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि ए पर्सन साइज, पर्सन का जो साइज है, वेट है, वो अफेक्ट करता है. सेक्स है वो, जेंडर अफेक्ट करता है, मेल है या फीमेल है, उसके अकॉर्डिंग भी जो है वो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है वो इन्फ्लुएंस होती हैं. एज जो है वो इन्फ्लुएंस करती है, अफेक्ट करती है रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ को. फिजिकल कंडीशन, फिजिकल अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन तो नहीं प्रेजेंट है, कोई डिजीज़ कंडीशन तो नहीं प्रेजेंट है, वो चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं. रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर एक्सलेशन अबाउट 1200 ml ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स. एक्सलेशन के बाद जो है वो 1200 ml एयर जो है वो रिमेन रह जाती है लंग्स के अंदर, उसको अपन रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. नॉर्मल प्रेशर विद इन द प्लूरल स्पेस इज positive pressure, negative pressure, neutral, all of these, and the correct answer is negative pressure. Respiratory volume and capacity. Inspiratory reserve volume, amount of air that can be taken in forcefully over the tidal volume, usually between 2100 and 3200 ml. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब होता है कि जो अमाउंट ऑफ एयर फोर्सफुली टाइडल वॉल्यूम के साथ जो फोर्सफुली अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड की जाती है उसको अपन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं. और ये जो होती है 2100 एंड 3200 ml होती है. एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होती है अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सहेल्ड. जो फोर्सफुली जो अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल की जाती है उसको एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, और ये जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1200 ml होती है. नेक्स्ट होती है रेजिडुअल वॉल्यूम. एयर रिमेनिंग इन लंग आफ्टर एक्सपीरेशन. एक्सपीरेशन, एक कंप्लीट एक्सपीरेशन के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर बच जाती है उसी को अपन रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं. ये जो होती है अबाउट 1200 ml होती है. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी की बात करें तो सबसे पहले फंक्शनल वॉल्यूम, एयर दैट एक्चुअली रीचेज द रेस्पिरेटरी जोन, यूजुअली अबाउट 350 ml. एयर जो एक्चुअली रेस्पिरेटरी जोन के अंदर जो एंटर होती है, रीच होती है, उसको अपन फंक्शनल वॉल्यूम बोलते हैं, और ये जो है वो 350 ml होती है. रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ आर मेजर्ड विद ए स्पायरोमीटर. जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है उनको मेज़र करने के लिए अपन स्पायरोमीटर का यूज़ करते हैं. रेस्पिरेटरी साउंड आर मॉनिटर्ड विद ए स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप की हेल्प से अपन रेस्पिरेटरी साउंड्स को मॉनिटर करते हैं. सबसे पहले होती है ब्रोंकियल साउंड, प्रोड्यूस्ड बाई एयर रसिंग थ्रू ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई. ब्रोंकियल साउंड जो होती है वो क्या, जो एयर रश होके मूव होती है ट्रेकिया और ब्रोंकाई के अंदर, उसको अपन ब्रोंकियल साउंड बोलते हैं. वेसिकुलर ब्रीथिंग साउंड. वेसिकुलर ब्रीथिंग साउंड जो होती है एयर फील्ड एल्यूलाई से जो सॉफ्ट साउंड आती है एयर की, उसको अपन वेसिकुलर ब्रीथिंग साउंड बोलते हैं.
नेक्स्ट होता है अपना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन मूवमेंट इनटू द ब्लड। ऑक्सीजन की जो मूवमेंट होती है ब्लड के अंदर, द एल्वेलाई ऑलवेज हैज़ मोर ऑक्सीजन देन ब्लड। एल्वेलाई के अंदर जो है वो हमेशा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ब्लड से, इसलिए ऑक्सीजन मूव्स बाय डिफ्यूजन टुवर्ड द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड गेन द ऑक्सीजन। इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन जो होता है हमेशा, जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो होती है वो एल्वेलाई के अंदर ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू द ब्लड, इसलिए डिफ्यूजन के थ्रू, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। तो हाई कंसंट्रेशन जो है वो लंग्स के अंदर, एल्वेलाई के अंदर जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन की मूवमेंट है वो एल्वेलाई से ब्लड के अंदर होती है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। Carbon dioxide movement out of the blood. Blood returning from tissues has higher concentration of CO2 than air in the alveoli. Pulmonary capillaries blood gives up carbon dioxide. Blood leaving the lungs is oxygen rich and carbon dioxide is poor. इसका मतलब होता है कि CO2 की जो कंसंट्रेशन होती है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा होती है, इसलिए डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है, तो CO2 जो है वो ब्लड से लंग्स के अंदर मूव कर जाएगा। गैस ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड। इनसाइड रेड ब्लड सेल्स अटैच टू द हीमोग्लोबिन। जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर, इनसाइड रेड ब्लड सेल्स अटैच टू द हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है तो उसको अपन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। स्मॉल अमाउंट इज कैरीड डिजोल्व इन द प्लाज्मा। स्मॉल अमाउंट जो होता है वो प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाता है, बाकी का जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसको अपन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है। मोस्ट इज ट्रांसपोर्टेड इन द प्लाज्मा एज बाइकार्बोनेट आयन। Small amount is carried inside are red on hemoglobin but a different binding site than those of oxygen। क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द जो CO2 होता है वो बाइकार्बोनेट आयन के साथ बाइंड हो जाता है, लेकिन बाकी जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स के का जो हीमोग्लोबिन होता है उनके साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट करता है। इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स। ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज होता है गैस को, उसको अपन इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। एन अपोजिट रिएक्शन टू व्हाट अकर इन द लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट ऑफ द टिश्यू टू ब्लड, ऑक्सीजन डिफ्यूजेज फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। अब ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो टिश्यू के अंदर चली जाती है और टिश्यूज़ के अंदर जो CO2 प्रोड्यूस करवाई जाती है टिश्यूज़ के थ्रू केमिकल रिएक्शंस होती हैं बहुत सारी सेल्स के अंदर, तो उससे जो CO2 प्रोड्यूस होती है वो CO2 जो है वो सेल्स से अपने ब्लड के अंदर आ जाती है। न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, activity of respiratory muscle is transmitted to the brain by the phrenic and intercostal नर्व्स। अब क्या होता है कि रेस्पिरेटरी मसल्स की जो एक्टिविटी है वो ब्रेन के थ्रू ट्रांसमिट की जाती है। फ्रेनिक नर्व और इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं जो कि रेस्पिरेटरी मसल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करती है। न्यूरोनल सेंटर्स दैट कंट्रोल रेट एंड डेप्थ आर लोकेटेड इन द मेडुला। रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है वो ब्रेन के मेडुला ओब्लिंगेटा पार्ट में लोकेटेड होता है। पोन्स अपीयर टू स्मूथ आउट रेस्पिरेटरी रेट। जो पोन्स होता है ब्रेन के अंदर, जो पोन्स पार्ट होता है वो अपनी स्मूथ रेस्पिरेटरी रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट जो होती है 12 to 15 मिनट होती है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट को अपन यूपीनिया बोलते हैं। हाइपरनिया इज इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट ऑफन ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नीड्स। जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होती है तो हाइपरपीनिया हो जाता है और इसको अपन इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं। एक्टिविटी ऑफ respiratory muscle is transmitted to the brain by the phrenic and intercostal nerve। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ की को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें से सबसे पहले फिजिकल फैक्टर्स। इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, एक्सरसाइज, टॉकिंग, कफिंग, वोल्यूशन, इमोशनल फैक्टर्स। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि अपनी रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ को इन्फ्लुएंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
केमिकल फैक्टर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड इज द मेन रेगुलेटरी केमिकल फॉर रेस्पिरेशन, इंक्रीज CO2 इंक्रीज रेस्पिरेशन, चेंजेज इन कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली ऑन द मेडुला ऑब्लिंगेटा। जब भी इस ब्लड के अंदर CO2 का लेवल इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से जो है वो रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि CO2 जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी रेस्पिरेटरी रेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। chemical factor oxygen level, changes in oxygen concentration in the blood are detected by chemoreceptors in the aorta and carotid artery, information sent to the medulla oblongata। अब क्या होता है कि जो अपना आयोटा और कैरोटिड आर्टरी होती है वहाँ पे कीमोरिसेप्टार्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो कीमोरिसेप्टार्स होते हैं वो ऑक्सीजन के लेवल को डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होते हैं, ये जो है वो अपने ब्रेन का के अंदर जो मेडुला ऑब्लिंगेटा पार्ट होता है जो कि अपना रेस्पिरेटरी सेंटर होता है उसको स्टिमुलेट कर देते हैं और वो क्या करता है, कंट्रोल्ड करता है अपनी रेस्पिरेशन को। तो ऑक्सीजन भी जो है वो एक तरीके से ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो एक तरीके से इन्फ्लुएंस करता है रेस्पिरेटरी रेट। न्यू बॉर्न के अंदर जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो 40 to 80 मिनट होती है। इन्फेंट के अंदर 30 ब्रीथ पर मिनट होती है। 5 ईयर की एज के अंदर 25 ब्रीथ पर मिनट होती है। अडल्ट के अंदर 12 to 18 ब्रीथ पर मिनट होती है। रेट ऑफन इंक्रीजेज विद ओल्ड एज, और जैसे एज इंक्रीज होती है ओल्ड एज के अंदर जो रेट होती है रेस्पिरेटरी रेट वो इंक्रीज होने लग जाती है। मसल ऑफ द इंस्पिरेशन, कुछ मसल्स होती हैं इंस्पिरेशन की जो कि इंस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। इसमें डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल, लेवेटर कोस्ट्रम, सिरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर, स्टेर्नोक्लेडोमेस्टोइड, ट्रेपीजियस, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, सेरेटस एंटीरियर, सबक्लेवियस, लेवेटर सेक्युपले, रेम्बोइडस मेजर, रेम्बोइडस माइनर। ये जो होती हैं वो मसल्स होती हैं, ये जो होती है रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं जो कि इंस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। डायफ्राम, डोम शेप्ड मसल इन्वर्टेड बाय 2 फ्रेनिक नर्व। जो डायफ्राम जो होता है वो अपनी रेस्पिरेटरी मसल्स ही होती है। ये जो होता है डोम शेप का होता है, इसको जो है वो 2 फ्रेनिक नर्व के थ्रू सप्लाई होती है। व्हेन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग द डोम डिसेंड 1 to 2 सेंटीमीटर एज मच एज 10 सेंटीमीटर ड्यूरिंग डीप इंस्पिरेशन। जब अपन नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं तो उस टाइम जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे की तरफ डिसेंड होता है, तो ये जो है वो 1 से 2 सेंटीमीटर तक डिसेंड होता है। लेकिन जब अपन डीप इंस्पिरेशन करते हैं तो डीप इंस्पिरेशन के अंदर जो डायफ्राम होता है वो 10 सेंटीमीटर तक डिसेंड करता है। इंटरकोस्टल मसल्स, देयर आर 2 सेट ऑफ इंटरकोस्टल मसल, द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल between the rib with fiber running downward toward the sternum. They pull rib together, raising rib cage during inspiration. The internal intercostal are also between the ribs. The fiber of internal run at right angle to external fiber. The action of the internal intercostal is to depress the rib cage during forced expiration. जो intercostal muscles होती हैं दो होती है, एक external intercostal muscle और एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। जो एक्सटर्नल होती है वो रिब केज के अंदर प्रेजेंट होती है और जो एक्सटर्नल होती है वो रिब केज के अंदर प्रेजेंट होती है और जो इंटरनल होती है वो भी रिब्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, इंस्पिरेशन के टाइम पे और एक्सपिरेशन के टाइम पे क्या करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। लेकिन जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो डाउनवर्ड मूवमेंट करती हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट करवाती हैं स्टर्नम की। लेकिन जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ये जो है वो रिब केज की जो है वो डिप्रेस नीचे की तरफ मूवमेंट करवाती हैं। नेक मसल्स, नेक इंस्पिरेटरी मसल्स ऑफ एक्सपीरेशन, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ट्रांसवर्सस थोरेसिस, सबकोस्टल, सिरेटस पोस्टीरियर इंफीरियर, इनरमोस्ट इंटरकोस्टल, लैटिसमस डोर्सी मसल, इंटरनल ओब्लिक एब्डोमिनलिस मसल, एक्सटर्नल एब्डोमिनलिस मसल, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, क्वाड्रेटस लेब्रर मसल्स। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें